अब हम देखते हैं कि ये जो घटनाओं की प्रोबेबिलिटीज है उसका मान कैसे निकालें, उसका मान कैसे जांच कर ले एक सिस्टमैटिक तरीके से। सो डिटरमिनिंग प्रोबेबिलिटीज सिस्टमैटिकली, या इसका एक तरीका है, एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे हम ये प्रोबेबिलिटीज का मान पता कर लें। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है जो हमेशा हम देखते हैं, ना ही सब्जेक्ट में लेकिन रियल लाइफ में भी, वो होता है जब जो भी परिणाम पॉसिबल है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के तहत, वो सभी परिणाम इक्वली लाइकली है। ये सब जो टर्म्स मैंने यूज किया है मैं ये एक एक करके एक्सप्लेन करते जाऊंगा। पहले तो हम देखेंगे आज के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिसके सैंपल स्पेस, ध्यान रखें कि सैंपल स्पेस क्या होता है। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी परिणामों का समुच्चय होता है ओमेगा, सैंपल स्पेस। सो आज के लिए हम देखेंगे कि ये ओमेगा जो है या तो फाइनाइट है, उसमें सिर्फ फाइनाइटली मेनी परिणाम है, और काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब परिणाम अनंत हो सकते हैं लेकिन गणनीय है। हमने काफी सारे उदाहरण अभी तक देखे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में जिसमें ओमेगा सभी फाइनाइट होते हैं। अभी तक हमने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट देखा नहीं है जिसमें काउंटेबली इनफाइनाइट परिणाम हो। आज हम वो भी देखेंगे। तो इसको, ये सैंपल स्पेस तो होता है एक समुच्चय, तो ये दोनों जो केसेस है, फाइनाइट ओमेगा और काउंटेबली इनफाइनाइट ओमेगा, उसको इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। फाइनाइट ओमेगा, हर एक परिणाम को हम ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, ये जो W जैसे दिख रहा है वो W1 W2 WN, या मैं कहूंगा स्मॉल ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा n, उसमें n परिणाम है। या जो काउंटेबली इनफाइनाइट है, अनंत परिणाम तो है उसमें लेकिन वो गणे जा सकते हैं एक के बाद एक पहला परिणाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे हम गिनती कर सकते हैं। तो उसको हम ऐसे एक इनफाइनाइट सेट को इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हमने काफी सारे उदाहरण देख लिए हैं जिसमें फाइनाइट परिणाम है। मैं वो लिखूंगा नहीं लेकिन दोहराता हूं। अगर हमें एक सिक्का उछाला तो उसमें दो ही परिणाम आते हैं, या तो हेड्स या तो टेल्स। अगर हमने एक पासा उछाला तो उसमें छह अलग अलग परिणाम आ सकते हैं। नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 या 6। अगर हमने ताश के पत्तों में से एक पन्ना उठा लिया तो उसमें एक ताश, डेक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52। तो उसमें और जो पत्ता हमने चुन लिया है वो उन 52 में से कोई भी एक पत्ता हो सकता है, तो उसमें 52 अलग अलग परिणाम है। ये सब फाइनाइट ओमेगा के उदाहरण हैं। अभी हम देखते हैं एक उदाहरण जिसमें अनंततः गणनीय परिणाम है। सो हियर इज एन एग्जांपल। पहला एग्जांपल, पहला उदाहरण, टॉस एक सिक्का ले और उसको उछाले और बार बार उछाले। टॉस अ कॉइन रिपीटेडली, बार बार उछाले, और कब तक उछाले? तब तक कि आपको एक हेड्स नजर ना आए। टॉस अ कॉइन रिपीटेडली until the first
heads H occurs. पहली बार हम ये उदाहरण देख रहे हैं तो मैं विस्तार से उसको एक्सप्लेन करता हूं। एक कॉइन ले रहे हैं और उसको पहली बार उछालेंगे। उस पहले उछाल में या तो परिणाम क्या होगा, या तो H होगा या तो T होगा। अगर H हो गया तो हमारा जो मकसद है इस एग्जाम्पल में कि हमें H आने तक उछालना है वो पूरा हो गया, तो हमारा एक्सपेरिमेंट वहीं पे रुक जाता है। तो हमारा एक आउटकम होगा, पहले ही उछाल में H आएगा। तो हम ओमेगा लिख रहे हैं, तो ये पहला आउटकम है कि पहले ही उछाल में H आ गया। लेकिन ऑफ कोर्स पहले उछाल में टेल्स भी आ सकता है, T भी आ सकता है। अगर वो हुआ तो हमारी एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुई, हम और एक बार सिक्का उछालेंगे और दूसरे उछाल में भी टेल्स आ सकता है या हेड्स आ सकता है। अगर दूसरे उछाल में H आ गया तो फिर से हमारे पास H नजर आ रहा है, तो हमारी एक्सपेरिमेंट खत्म हो गई। तो ये एक पूरा आउटकम हो गया TH। लेकिन दूसरे उछाल में अगर टेल्स आ गया TT, तो हम तीसरी बार उछालेंगे और ऐसे करते रहेंगे जब तक हमें हेड्स नजर नहीं आएगा। तो इसमें से अगर हम हमारी यूजुअल जो नीति रही है, नोटेशन रही है, हमारे एक के बाद एक उछाल में जो भी परिणाम है उसको हम T या H से दर्शाते हैं, और तीन सिक्कों के उछाल में TTH या TTT ऐसे उछालते हैं। तो ये इस ओमेगा में कौन से परिणाम है? वो सब परिणाम है जिसमें लगातार TTTT आ रहा है, तब तक आ रहा है जब तक हमें एक उछाल में H ना नजर आए। तो इसमें 0 T भी हो सकता है जो पहला परिणाम है, H तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि हमें ये एक्सपेरिमेंट जारी रखनी है जब तक हमें H नजर नहीं आता। तो जैसे ही H नजर आता है हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाती है और वो परिणाम हम लिखते हैं। तो ये इसमें 0 टेल्स और एक H हो सकता है, या एक टेल्स और एक हेड्स, या 2 टेल्स और एक हेड्स, या ये जो लास्ट वाला जो है N टेल्स एक हेड्स, 100 टेल्स एक हेड्स, या 1000 टेल्स और एक हेड्स। तो इसमें आपके जो परिणाम है हम ये गिनती, ये ठीक से हम एक सिस्टमैटिक रूप से लिख सकते हैं और उसको हम तो ये एक उदाहरण हो गया जिसमें एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसके पॉसिबल परिणाम जो है उनकी संख्या है अनंततः गणनीय, वो काउंटेबल है, वो हम एक के बाद एक लिख सकते हैं। उसी तरह से हम दूसरा उदाहरण इसी तरह का है। एक फैक्ट्री में से घटक एक के बाद एक आ रहे हैं असेंबली लाइन से, और जैसे ही वो असेंबली लाइन से आते हैं उसकी जांच होती है फैक्ट्री में कि वो घटक ठीक है नहीं है। उसी तरह से हम चेक करते रहे घटक जो फैक्ट्री से आ रहे हैं, कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री। एक के बाद एक वो जैसे घटक आते हैं उसको जांच ले टिल यू गेट अ डिफेक्टिव कंपोनेंट। और जैसे हमें कंपोनेंट, शायद फैक्ट्री वालों की ये पॉलिसी होगी कि जैसे एक डिफेक्टिव कंपोनेंट नजर आए वो असेंबली लाइन स्टॉप कर ले और उसको पूरे जो मशीनरी है उसको उसमें थोड़ा सा चेंज कर ले, उसको ठीक कर ले, फिर से स्टार्ट कर ले। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, हर कंपोनेंट जांच कर लेंगे
या तो डिफेक्टिव है या नॉट डिफेक्टिव है, और उसकी जो सैंपल स्पेस है, जैसे ऊपर वाली सैंपल स्पेस है उसी तरह की है, एक्सपेरिमेंट अलग है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सैंपल स्पेस उसी तरह की है। पहले जैसे हमने डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव को डी या एन से दर्शाया था, उसी तरह से हम करेंगे। पहला कंपोनेंट ही अगर डिफेक्टिव है तो वहां पे एक्सपेरिमेंट खत्म होती है, या तो पहला नॉट डिफेक्टिव और दूसरा डिफेक्टिव, पहले दो नॉट डिफेक्टिव और तीसरा डिफेक्टिव, ऐसे कर सकते हैं। और जैसे ही हम चेक करते रहे और जब तक कंपोनेंट नॉट डिफेक्टिव है, हम असेंबली लाइन चलती रहेगी, और जैसे ही डिफेक्टिव कंपोनेंट आ गया, ये एक्सपेरिमेंट रुक जाएगी। लेकिन इसमें भी, इस सैंपल स्पेस में भी अनंततः गणनीय अलग अलग परिणाम है।